डबल हेडर में पहला मुकाबला मुंबई बनाम एलएसजी वानखेड़े में खेला जाएगा। मुंबई के लिए सबसे बड़ी खबर है कि उनका जो सबसे सीनियर रोहित शर्मा उसका फॉर्म वापस आ गया है। तो ये जो टीम है ना, लास्ट के 4 मैच लगातार जीतने के बाद अपने पीक पे जा रही है। ये दूसरी टीमों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वहीं पे एलएसजी अभी भी ना कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है, अभी भी स्ट्रगल कर रही है कि उनका कप्तान ना पूरी तरह से लय में आए। वो देखने को नहीं मिल रहा है। उनकी लय नहीं है तो फिर उनकी जो डिसीजन मेकिंग है कप्तानी में, उस पर असर आ रहा है। इस मैच की बात करते हैं जो वानखेड़े में है। रोहित शर्मा, देखिए रोहित शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे शुरुआत में, बिल्कुल रन नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, 9, उसके बाद 10, 12, 13 ऐसे करके वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन लास्ट 2 मैचेस में जिस तरह से फॉर्म दिखाया, जरूर थोड़ी चीज पे काम किया। एक तो मुझे लगा टाइमिंग पे वापस गए, दूसरा ऑफसाइड का जो गेम है उस पर फोर्स नहीं कर रहे। और वह जब फॉर्म में आ रहे हैं ना, तो ओवरऑल सारे जो बल्लेबाज है ना फॉर्म में, आप रिकल्टन की बात करें उनका फॉर्म बढ़िया, आप बात करें तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, सारे ही बल्लेबाज ना फॉर्म में। सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है मुंबई के लिए, विल जैक्स। देखिए उनके जो नंबर है ना, अगर आपका औसत 20 से नीचे का रहा है, स्ट्राइक रेट भी 120 से नीचे का रहा है, तो फिर ये आपके लिए चिंता का विषय है। पर क्योंकि बाकी बल्लेबाज फॉर्म में आ गए ना, तो विल जैक्स की जो इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं चल रही ना, उसको थोड़ा ढांपा जा रहा है अभी। पर ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द बॉक्सेस टिक हो रहे हैं मुंबई के लिए, जिसमें सबसे बड़ा टिक रोहित शर्मा का फॉर्म है। मिचेल सैटनर को 18 विकेट लेने में, 18 मैचेस खेलने में सीएसके के लिए 5 सीजन लग गए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इन्हें बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। देखिए मुंबई इंडियंस के पास ना पिछले साल से 1-2 साल की बात करें ना, तो मसला था स्पिन। एक ऐसा स्पिनर जो चाहिए था उन्हें, जो एक्सपीरियंस लेके आए और साथ ही में गेम को स्क्वीज करे, कंट्रोल करे, सैटनर लेके आए। सैटनर ने ना गेम कई मुकाबलों में बहुत अच्छे से स्क्वीज किया। लास्ट मैच में भी 4 ओवर में 19 रन दिए। किस तरह से कर लेते? एक तो व्हाइट बॉल का न्यूजीलैंड का कप्तान ही है, ये छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, मतलब लीडर लेके आए आप। अब जब लीडर आता है मिडिल ओवर्स में, फिर वो गेम कंट्रोल करके दिमाग थोड़ा लगा के बाकी गेंदबाजों को भी हेल्प करता है। देखिए इनके पास चहर है, बोल्ट है, बुमराह है, हार्दिक गेंदबाजी करते हैं, और उसके साथ साथ विल जैक्स कभी हाथ में आ जाते हैं गेंदबाजी में। लेकिन वहीं पे अगर मिचेल सैटनर का एक्सपीरियंस इसमें जुड़ जाए तो ये कितनी खतरनाक गेंदबाजी यूनिट बन जाती है। किस तरह से कर पाते हैं, उनका पॉज कमाल का है। 2 बार ऐसा एग्जाम्पल हुआ इस सीजन जहां पे बल्लेबाज आगे बढ़ा है और पकड़ लिया उसे। जडेजा के साथ सीएसके के सामने जब मुकाबला था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाल दी थी, आखिर में गेंदबाजी करने आए थे। वो इसलिए कर पा रहे, हर स्पिनर तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो रुक जाते हैं। लिटरली पॉज है उनकी एक्शन में, जिससे वो बल्लेबाज की फीट आखिर तक देखते हैं। सिर्फ जडेजा के साथ वो काम नहीं किया। विपराज निगम, दिल्ली के सामने मुकाबला था, आगे बढ़े, छक्का लगाया। उसके बाद क्या किया? उन्हें यह अंदेशा था कि विपराज निगम दोबारा उसी ओवर में बाहर निकल सकते हैं। क्या किया? रुक गए, पॉज किया, और विपराज निगम की जैसे ही फीट बाहर की तरफ निकली, उन्हें अंदेशा हुआ। उसके बाद बॉल डाला ऑफ स्टंप के एकदम बाहर। जडेजा को भी बाहर डाल दिया जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और राइट हैंड बल्लेबाज को भी एकदम गेंद बाहर डाल दी। ये दांव पेच जो है ना, ये कमाल है। इसी वजह से अगर आप मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी देखें ना, तो समझदारी से भरपूर है। चाहे वो बुमराह की समझ हो, चाहे वो मिचेल सैंटनर की समझ हो, ट्रेंट बोल्ट का एक्सपीरियंस हो, जो समझ हो। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है और एक इनपुट है जो उनकी गेंदबाजी में आया इस सीजन मिचेल सैंटनर के रूप में। तो वेल डन मुंबई इंडियंस ऑन दैट पार्ट। साथ ही में अगर ट्रेंट बोल्ट की बात करें, तो ट्रेंट बोल्ट ने भी टिक कर दिया है ना, कि नई गेंद से विकेट नहीं निकाल पा रहे थे पिछले मैच में, वो भी कर दिया। तो एक और खाना जो है ना बॉक्स, वो टिक हो गया है मुंबई इंडियंस के लिए। दूसरा, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक क्या कर रहे हैं? दीपक चहर को नई गेंद पे ना 4 ओवर लगातार अभी पिछले कुछ मैच से डला रहे हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी भी करते थे। आइडियली ये एकदम सही भी है, अगर गेंद हिल रही है तो उनकी गेंद ना 4 ओवर में खत्म कर दो, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो एक गेंदबाजी यूनिट है ना, बहुत पुख्ता हो रहा है। दूसरा, जसप्रीत बुमराह। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं, पूरी तरह से ओरिजिनल जसप्रीत बुमराह जो हम देखते हैं सालों साल, वो अभी भी आना बाकी है। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि ना भाई, ये अगर अभी भी नहीं आए पूरी तरह से, और मुंबई इंडियंस लगातार 4 मैच जीत रही है, वो इंपैक्ट डाल रहा है, इकोनॉमी उनका 8 के अंडर है, तो और भी खतरा है ना बाकी टीमों के लिए। तो ये एक और पॉजिटिव मुंबई इंडियंस के लिए। बॉलिंग तो यार बड़ी खतरनाक है। तो खैर, मुंबई इंडियंस और भी ज्यादा इस मैच में धमाल कर सकती है अगर थोड़ी भी हेल्प हुई वानखेड़े की पिच पे। दोपहर का मुकाबला है, स्टिकीनेस आया तो वो पूरा जो हेल्प है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एलएसजी बनाम मुंबई, 7 मैचेस हुए, एलएसजी 6 मैचेस जीती है, मुंबई 1। इसका मतलब मुंबई जरूर एकदम पीक पे खेल रही है अपने,
लेकिन खतरा है एलईजी के सामने। तो फिर इनकी जो प्लेइंग टेबल पे नजर डालेंगे तो रोहित शर्मा का जो फॉर्म वापस आया है उसे बरकरार रहना बड़ा जरूरी। वहीं पे रायन रिकल्टन, उनका फॉर्म भी अच्छी शुरुआत देना बड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर मुंबई को दिक्कत हो सकती है, खास करके एलएसजी के सामने जिनका रिकॉर्ड उनके सामने अच्छा है नहीं। सो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स पे नजर रहेगी। विल जैक्स अच्छी शुरुआत मिल जाए ना तो विल जैक्स को ऊपर बल्लेबाजी कराओ मत, सूर्य को लेके आ जाओ सीधा। फिर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमनदीप, ये टॉप 7 ना सॉलिड है। नंबर 8 पे मिचेल सैटनर आ जाते हैं, जो मुझे लगता है कि काबिल लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज भी हैं। दीपक चहर अगर 9 नंबर आते हैं वो भी तो बल्लेबाजी कर सकता है ना, तो ये बढ़िया आपकी बैटिंग यूनिट हो जाती है। उसके बाद अगर कर्ण शर्मा फिट है तो वो खेलेंगे, वो भी बैटिंग कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, वो तो दीपक चहर के ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो नहीं तो फिर विघ्नेश पुथुर, अगर वो फिट नहीं है तो। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, ये 12 है। ज्यादा इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी जो टैक्टिकल चीजें होगी गेम के दरमियान पिच के मुताबिक, उस पे मेरी तवज्जो रहेगी वो किस तरह से चलती है। एलएसजी, ऋषभ पंत अंडर प्रेशर है बिल्कुल। देखिए, जब सबसे महंगे आप खिलाड़ी होते हो ना तो परफॉर्मेंस का प्रेशर आता ही आता है। ये तो आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी है ऑक्शन में, तो फिर प्रेशर तो आना ही है अगर परफॉर्मेंस आपका इतना अच्छा नहीं हो रहा हो। दूसरा, फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। पिछले मैच में ऊपर बैटिंग को नहीं आया, आयुष बदूनी गए, अब्दुल समद गए, वो पीछे रह रहे थे और उनको ऐसा लगा बाद में यार गलती हो गई। अब वो उनका डिसीजन था, टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था बाउंड्री लाइन पे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, खड़े हो रहे, हाथ मार रहे दूसरे हाथ पे और फ्रस्ट्रेशन दिखा दे रहे। जनरली क्या होता है ना कि सारे प्लेयर प्रेशर में होते हैं यार, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आप कोशिश करते हैं दिखाए ना, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेजर दिखाया जा रहा था बार बार। समझ में आ रहा है उनकी डिसीजन मेकिंग में भी उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही है। प्रिंस यादव को मुझे लगता है कि वो गेंदबाजी करानी थी, जहां पे शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी कराए, बिश्नोई के साथ भी कंटिन्यू किया जहां पे चीजें बेहतर कर सकते थे। इससे पहले चेन्नई वाले मुकाबले में बिश्नोई की पूरी ओवर खत्म नहीं करी, जबकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो बहुत सारे जो डिसीजन है इनके, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं चल रही है, उससे भी मुझे लगता है इफेक्ट हो रहा है उनकी डिसीजन मेकिंग में। अब ठीक कैसे करेंगे? वानखेड़े में मुकाबला है, ये पिच उनको सूट कर सकती है। छोटा मैदान, बाउंस वाली पिच, गेंद अच्छी बल्ले पे आती है, यहां पे उनके फॉर्म में आने का मौका बन सकता है। और अगर फॉर्म में एक बार आ गए तो मुझे लगता है उनकी कप्तानी भी बेहतर हो जाएगी, जो अभी तक सो चली है। देखिए, जब ऑक्शन हुआ था और ये बात चल रही थी कि यार इनके पास ना वैसे ओपनर नहीं है जो बाकी टीमों के पास तगड़े ओपनर्स हैं। यहाँ पे मिचेल मार्श और माकरम दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, यहां तक कि ऑरेंज कैप की रेस में भी ये 300 से ज्यादा दोनों ने रन बनाए, 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है और वो गेम को आगे लेके जा रहे हैं। और देखिए, मैचअप भी जब आ रही है ना स्पिन के सामने, जो एक सवाल रहता है ये दोनों ओवरसीज बल्लेबाजों के सामने, वहां पे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां तक कि ये मैच में हो सकता है कि मिचेल सैटनर आ जाए, गेंदबाजी कर ले शायद एक आध ओवर, अगर स्विंग नहीं हो रहा है तो, क्योंकि दोपहर का मुकाबला है। स्विंग हो रहा है तो खैर उनके पास वो क्वालिटी मुंबई के पास कि स्विंग गेंदबाजों से ही काम चलाते रहे और बुमराह को इस्तेमाल करे, खास करके माकरम और मिचेल मार्श के सामने वो एकदम आगे यॉर्कर डाल के उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करे। लेकिन ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, जिसका बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी उम्मीद नहीं थी कि ये उस तरह से काम कर जाएंगे, लेकिन ये एक पॉजिटिव है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। दिग्वेश राठी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पिछले मैच में जब ये लड़े थे एलएसजी और मुंबई लखनऊ में जो मुकाबला था, उसमें दिग्वेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अब लगातार गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। मयंक यादव अगर इस यूनिट में आ जाते हैं तो इनकी जो गेंदबाजी यूनिट है और पुख्ता हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी? मुंबई के सामने मुकाबला है, मुंबई के प्लेयर के सामने ना आप ऐसा गेंदबाज रखना चाहते हैं जिसका अच्छा स्लोअर वन हो। प्रिंस यादव का अच्छा स्लोअर वन है, अगर मयंक यादव आते तो हो सकता है प्रिंस यादव बाहर चले जाए। क्या दोनों को खिलाने की जगह बन सकती? बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन जब मैं मुंबई की टीम को देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि उन्हें बहुत ज्यादा पेस नहीं देनी चाहिए, स्लोअर वन वाला गेंदबाज भी होना चाहिए। पर मयंक यादव एक ऐसा एक्साइटिंग गेंदबाज है, अगर वो 150 की स्पीड से डालता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल सकता है। मुश्किल है ये डिसीजन लेना। क्या दोनों की जगह बन सकती है? शायद नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचेंगे जरूर लखनऊ। लेकिन मयंक यादव अगर खेल रहे ना तो फिर इनकी प्लेइंग 12 में सीधा जगह बनाओ, उन्हें बाहर मत बिठाओ। लखनऊ की प्लेइंग 12 की बात कर लेते हैं। मिचेल मार्श, एडन माकरम बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, यहां पे भी उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। निकोलस पूरन, जिनका लास्ट के 3 मैचेस में फॉर्म नीचे की तरफ गया है, इस पिच पे उन्हें वो फॉर्म में वापस आना कंपैरेटिवली आसान हो चाहिए, अच्छी पिच रहती है। उसके बाद ऋषभ पंत, ये दोनों खिलाड़ी ये बिल्कुल इस पिच का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। आयुष बदौनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद। एक सवाल या निशान रहेगा इनके जहन में कि डेविड मिलर ना अभी तक अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनके साथ कंटिन्यू करेंगे?
मेरे हिसाब से वानखेड़े पे कंटिन्यू करना चाहिए। क्या लखनऊ सोच रही होगी यार हम डेविड मिलर को निकाल के ना हम ये सोचे क्या हिम्मत सिंह जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनके बारे में सुनने भी आ रहा है कि प्रैक्टिस मैचेस में भी रन बनाए थे, क्या उनके बारे में सोच सकती है? तो एक ये हो सकता है डेविड मिलर / हिम्मत सिंह, फिर अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान। अब आपके पास ऑप्शन आ गया ना प्रिंस यादव या मयंक यादव। मयंक यादव अगर फिट है तो बिल्कुल उन्हें खिलाई है, लेकिन क्या आप कैसे भी करके प्रिंस यादव की जगह बना सकते हैं? वो स्लो रन मुझे लगता है बहुत इफेक्टिव हो सकता है, खास करके मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए। मुश्किल काम है, मुश्किल डिसीजन है, लेकिन हम ऑप्शन दे सकते हैं, डिसीजन लेना है लखनऊ को। है अब मैचअप्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मैचअप होगा जसप्रीत बुमराह बनाम निकोलस पूरन। 18 गेंदें डाली है, 2 बार आउट किया निकोलस पूरन को जसप्रीत बुमराह ने। एक तो वो सेटअप है कि गेंद को बाहर लेके जाए आगे वाली, लेकिन हमने देखा है क्रिस गेल को यॉर्कर में आउट किया है जसप्रीत बुमराह ने। क्या कुछ वैसा कर सकते हैं? क्योंकि एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे हैं ना अंदर वाली गेंद पे निकोलस पूरन, तो क्या बुमराह वो काम कर सकते हैं, एक अच्छा यॉर्कर या तो फिर आगे वाली लेंथ जो पैड को टारगेट करे ताकि एलबीडब्ल्यू बॉल मिल सके। दूसरा मिचेल मार्श के सामने भी वो एक अच्छा मैचअप है बुमराह का। आवेश खान बनाम रोहित शर्मा, देखिए ये भी तो अच्छा मैचअप है ना, वहां पे उन्हें 2 बार आउट किया है, तो क्या वो लेंथ को थोड़ा सा आगे की तरफ रख के थोड़ा मिक्स करके स्लो रन डाल के आप उनको फंसा सकते हैं क्या? ये लखनऊ के जो फैंस है वो सोचेंगे। आवेश खान बनाम हार्दिक पांड्या भी अच्छे नंबर्स है आवेश खान के हार्दिक पांड्या के सामने, वो इसलिए भी क्योंकि वो ऑफ स्टंप के बाहर भी गेंद डालते हैं, स्लो रन डालते हैं, और है ना उनका स्लो रन ऐसा लगता है कि जैसे नींबू निचोड़ रहे, बस खाली आखिर में आके ना रेस्ट लोडिंग में पता नहीं चलता, लेकिन आखिर में सिर्फ वो घुमा देते नॉब को, जिस तरह से घुमाते या नींबू निचोड़ना कहते हैं वो करते, तो लेट हो जाते कई बार बल्लेबाज उनको पिक करने में, थोड़ी सी दिक्कत आई है हार्दिक को। तो ये एक मैचअप हो सकता है। तो ये तीन तो मैचअप हो गए। एक और मैचअप की बात करें, ट्रेंट बोल्ट बनाम मिचेल मार्श, ये एक मैचअप भी हो सकता है ना। अभी तक बहुत अच्छे आंकड़े रहे मिचेल मार्श के, सरप्राइजिंगली मुझे लगा लेफ्ट आर्म गेंदबाज बिल्कुल मिचेल मार्श को फंसा सकते, लेकिन ट्रेंट बोल्ट उन्हें आउट नहीं कर पाए अभी तक। वो एक मैचअप में देखना चाहूंगा, क्या इस बार ट्रेंट बोल्ट वो काम कर सकते हैं मिचेल मार्श के सामने। एक और मैचअप में देखना चाहूंगा सूर्य कुमार बनाम दिग्वेश राठी। सूर्य कुमार के सामने दिग्वेश क्या ये काम कर सकते हैं कि लेग स्टंप के बाहर बॉल ना डाले, और अगर डाल रहे तो वो फाइन लेग का फील्डर और डीप स्क्वायर लेग के बीच में गैप नहीं हो, थोड़ा और ज्यादा फाइन चले जाए, क्योंकि ना थोड़ा सा अंदर की तरफ मारते स्वीप। फिर अगर फील्डर अंदर गया तो क्या करते सूर्य कुमार यादव, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो फील्डर रहता है उसके बीच में चौका मारते। तो जो मिड विकेट का फील्डर है, मुझे लगता है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गैप छोड़ दो, उसको ना थोड़ा और ज्यादा अपने दाहिने तरफ आ जाए, ताकि वो गैप बड़ा हो जाए और ये जो गैप है स्क्वायर लेग और मिड विकेट का वो कम हो जाए। तो स्वीप के लिए वो शॉट पे 2 फील्डर इस तरह से लगाओ कि उन्हें चौका ना मिले। क्या ये काम कर सकते दिग्वेश राठी, चाहे वो दिग्वेश राठी के सामने या बिश्नोई के सामने? तो ये प्लानिंग है। आप वैसा होता है तो फिर सूर्य कुमार यादव क्या करते, क्या ज्यादा सामने जाएंगे, क्या कवर के सामने जाएंगे? ये एक दांव पेच में देखना चाहूंगा, और ये मैचअप बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा दिग्वेश राठी बनाम सूर्य कुमार यादव। तो ये मैच तो मुझे लग रहा है कि दोनों का ना बराबर कड़ा मुकाबला रहेगा। मुंबई अपवर्ड जा रही है, लखनऊ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, ढूंढ रही है कॉम्बिनेशन, लेकिन लखनऊ को कम मत आंकी है, ये वापसी कर सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में भी ना लखनऊ ने मुंबई को परेशान किया। डीसी बनाम आरसीबी, दिल्ली में ये मुकाबला है। टॉप की टीम है ना भाई, दिल्ली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, आरसीबी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, दोनों के 12 अंक है। हालांकि आरसीबी ने एक मैच थोड़ा ज्यादा खेला है दिल्ली से, दिल्ली कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन में, लेकिन आरसीबी ट्रैवल बहुत अच्छा कर रही है, हर मैच जीती है ट्रैवल करके, और दिल्ली पिछला मैच इनके सामने जीत गई थी। लेकिन ये जो मुकाबला है ना भाई, इसमें दांव पेच इतने कमाल के, केएल राहुल बनाम विराट कोहली आमने सामने होंगे। वहीं पे जो इनकी स्पिनर्स है, जो दिल्ली की है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वहीं पे सूर्या शर्मा वर्सेस कुणाल पंड्या, तेज गेंदबाजी यूनिट, हेजलवुड बनाम मिचेल स्टार्क, कितने सारे दांव पेच है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली का जो फॉर्म देखने को मिला है ना, शुरुआत में थोड़ा स्लो थे, लेकिन आप देखिए ऑरेंज कैप की रेस में कहां पहुंच गए, एकदम करीब पहुंच चुके हैं। अब ज्यादा दूर है नहीं ऑरेंज कैप उनकी, और मैंने बात की थी, मैंने सीजन शुरू होने से पहले बोला था कि भाई ये खिलाड़ी की अगर आप बात करें और ऑरेंज कैप की रेस की बात ना करें तो ये होगा नहीं, बादशाह खिलाड़ी है। उस तरीके का फॉर्म देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक रेट भी उनकी अपने करियर से बेहतर स्ट्राइक रेट चल रही है अभी इस सीजन, और जिस तरह से गेम को आखिर तक लेके जा रहे हैं, फॉर्म उनका कमाल का है। दिल्ली वैसे भी उनका पसंदीदा ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे उनके आंकड़े भी कमाल के हैं, तो एक और बार उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि गेम को चलाने की। इस मैदान का जो एंगल है उसको भी भली भांति जानते, तो इस वजह से उनका खेलना और लंबी पारी खेलना ये बड़ा जरूरी है। जॉस हेजलवुड की बात ना करूं, ये कैसे होगा? देखिए
उतनी विकेट ले ली जितनी प्रसिद्ध कृष्णा ने ली। 16 विकेट इनके पास है। इनके पास बहुत अलग अलग ट्रिक्स है। एक तो लंबे कद का गेंदबाज है, इसका मतलब उछाल मिलता है, स्टंप के करीब से गेंदबाजी करते हैं, आउट स्विंग डालते हैं, स्क्रैम्बल सीम का भी इस्तेमाल करते हैं, उनके पास स्लो रन भी है, यॉर्कर भी है, बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से एक्सपीरियंस है इनके पास, उसका पूरा पूरा फायदा होता है इनकी जब गेंदबाजी आती है, खास करके मुश्किल वक्त में। पिछले मैच में भी आप पेनल्टी में ओवर डाल रहे हो, आप सिर्फ एक ही रन दे रहे हो, आप 2 विकेट निकाल रहे हो और पेड़ लगा रहे हो डॉट बॉल पे। कब? जब सामने वाली टीम को आखिरी के 2 ओवर में 17-18 रन चाहिए, वहां पे आके आप इस तरह से इंपैक्ट डालते हो, तो इसका मतलब आप अपनी ए गेम लेके आए हो अपनी फ्रेंचाइज के लिए। वो है जॉस हेजलवुड। गेंद हाथ में मेरे। अब क्या करते हैं देखिए, वो दिखा रहे ऐसा गेंदबाज को कि मैं स्लो रन डालूंगा। तो लोडिंग में जहां आपने एक्शन को गैदर कर लिया, वहां पे ऐसा दिखाया बल्लेबाज को कि मैं स्लो रन डालने वाला हूं। जनरली अक्सर वैसा ही करते हैं ना कि कई बल्लेबाज जो गेंदबाज हैं वो ऐसा पकड़ के फिर स्लो डालते हैं, और बल्लेबाज ना उस तरह से अपना सेटअप करता है। लेकिन हेजलवुड क्या कर रहे हैं, जो स्टार्क ने बहुत पहले करना स्टार्ट किया था कि ऐसा दिखाना है लेकिन डालना है जब आपका हाथ पीछे की तरफ जाए, तो इसकी जगह पे ये कर देना है, मतलब आप तेज गेंद डालेंगे। हेजलवुड ने भी वही किया, जुरेल को उसी तरह से आउट किया। जब आप ऐसा दिखाते हो और उसके बाद तेज गेंद डालते हो, होता यह है कि बल्लेबाज ना सेटअप करता है अपना कि आप स्लो आने वाली है, तो वो फिर अगर तेज आई ना गेंद तो लेट हो जाता है। तो ये गेंदबाजों के लिए सीखने वाली चीज है, आप उनकी गेंदबाजी देखिएगा जरूर। लेकिन ये एज ए गेंदबाज करना है ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए कि आपने यहां तक तो लोडिंग कर दी, लेकिन उसके बाद हाथ जब आपका नीचे गया ना, तो आपके दिमाग में भी ऐसा रहता है स्लो रन डालना है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे कि हाथ यहां पे जब गया तो आपने चेंज कर दिया, ताकि बल्लेबाज को पता ना चले, पीछे की तरफ थोड़ा सीम पे वापस आ गया, भले ही क्रॉस सीम डाल दीजिए और फिर आप तेज गेंदबाजी करिए, बल्लेबाजों का फंसा सकते हैं। सो हेजलवुड वही काम करे। तो कितनी सारी ट्रिक्स लेके आए जिससे फायदा हो रहा है आरसीबी को, और इनका फॉर्म में रहना, इनका फिटनेस में बरकरार रहना आरसीबी के कैंपेन के लिए, जो उन्हें ट्रॉफी की अभी तक जरूरत है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज है। देवदत्त पडिक्कल, उनके साथ विराट कोहली, 429 रन दोनों ने मिलकर बना दिए। अब राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बन जाता है। पडिक्कल का फॉर्म ना इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विराट कोहली नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, स्ट्राइक रेट 130 135 के आसपास लेके जाते हैं, वहीं पे अग्रेसर का रोल अदा करते हैं देवदत्त पडिक्कल। लंबे कद के इंप्रूव क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका 150 के ऊपर जा रहा है। अब वहां पे फास्ट बॉलिंग भी अच्छा खेल रहे हैं और स्पिन को भी अच्छा खेल रहे हैं। और राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन एक चीज है, लेकिन उसके साथ दोनों बल्लेबाज भारतीय होना, तो फिर क्या होता है, कई बार साझेदारी में हमने देखा है कि एक ओवरसीज बल्लेबाज होता है, एक इंडियन बल्लेबाज होता है। दोनों का मैचअप सही होना ये बड़ा जरूरी है कि फास्ट बॉलिंग के सामने ओवरसीज हो, स्पिनर के सामने भारतीय हो, और गेम चलाए उस तरीके से ज्यादातर। लेकिन अगर दोनों ही भारतीय बल्लेबाज हो और दोनों ही फास्ट बॉलिंग और स्पिन को अच्छा खेलते हैं, फिर टीम को फायदा होता है, जो आरसीबी को हो रहा है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म कमाल का है और इसी वजह से विराट के साथ उनकी साझेदारी भी लंबी चल रही है। 429 रन बहुत होते भाई। आरसीबी की प्लेइंग 12 पे नजर डालते थे, कुछ बदलाव करने की मेरे हिसाब से तो जरूरत है नहीं। विराट कोहली, फिल सॉल्ट अच्छी शुरुआत देने में एकदम सक्षम, देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म जबरदस्त, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड, हमारे शेफर्ड को आप लेके आए, ऑलराउंडर एक ऑप्शन आपके पास अच्छे। ये जब चलेगा ना ये बल्लेबाज, ये ठीक ठाक बल्लेबाजी करेगा। लियम लिविंगस्टन सोचेंगे यार मेरे साथ और परसिस्ट कर सकते थे, एक हाफ सेंचुरी आई थी, वो जहन में चलेगा। क्या कभी वापस उनके पास जाएंगे? मुझे नहीं लगता, दरवाजे पूरी तरह से बंद है। फिर कुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल, और फिर सुयाश शर्मा एज एन इंपैक्ट सब। तो आपके पास एक पुख्ता यूनिट है, उसी को बरकरार रखिए। मेरे हिसाब से कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स, अगर उनका कोई कंट्रोल रूम है तो वो है केएल राहुल। मैंने उनको नाम दिया है संकट मोचन, लेकिन यहां पे तो पूरी तरह से गेम को कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। चाहे वो आरसीबी के सामने, आपको याद होगा उन्हीं के मैदान में जहां पे उन्होंने अनबीटन 90 रन की पारी खेली थी, 1 ओवर में 22 रन मार दिए थे हेजलवुड को। और क्योंकि पाटीदार लेके आए थे कि मैं मेरा मेन गेंदबाज लेके आता हूं, यहां पे ना गेम फंस सकती है, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, वहां पे 22 रन मार दिए। तो अटैक करना, वो भी सामने वाली टीम के मेन गेंदबाज को, वो भी काबिलियत है। और अगर थोड़ा सा रुक के खेलना कि भाई मैं थोड़ा संभाल के खेलता हूं, वो भी कर सकते हैं। पिछले मैच में हमने देखा लखनऊ के सामने किस तरह से अभिषेक पुरेल के साथ पहले तो साझेदारी करी, 50 रन की साझेदारी, फिर उसके साथ एक और 50 रन की अनबीटन साझेदारी करी अक्षर पटेल के साथ। साझेदारी निभाना जानते हैं, गेम को खत्म करना जानते हैं। पिछले मैच में छक्का मार के गेम को खत्म किया, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सीधा अंदर ग्राउंड से ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। और जो समझ होती है वो नजर आती है, जो मेच्योरिटी होती है इनकी बल्लेबाजी में वो नजर आती है। ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी है आने वाले कैंपेन में, क्योंकि अभी तक 323 रन बना दिए, 154 का स्ट्राइक रेट है, ये मोमेंटम बरकरार रखा है। हालांकि पहला मैच नहीं खेले थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से मोमेंटम पकड़ा है, हर सीजन आते हैं
लगभग 500 के करीब रन बनाते, इस सीजन भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो बिजनेस एंड है वहां पे केएल राहुल की जो टेक्निक है, जो समझदारी है, वो बहुत काम आएगी, और खास करके आरसीबी वाले ये मुकाबले में भी। अक्षर पटेल द कैप्टन, देखिए बहुत अंडररेटेड नाम है ना, क्योंकि भारतीय अगर कैप्टन आता है, यंग आता है, तो उससे बहुत सारे सवालिया निशान होते हैं। नई मैनेजमेंट आती है, उस पर भी सवालिया निशान होते हैं, लेकिन ये तालमेल बड़ा अच्छा चल रहा है नई मैनेजमेंट का जो दिल्ली की है, और साथ ही में अक्षर पटेल जो नए कप्तान है, रिजल्ट भी उनको देखने को मिल रहा है। और पिछले मैच में लखनऊ के सामने आपने देखा होगा कि 1-3-5-7 ये ओवर डालती अक्षर पटेल ने खुद। सामने ओवरसीज बल्लेबाज थे, गेम को पूरी तरह से दूसरी तरफ जाने नहीं दिया, गेम को कंट्रोल किया। हालांकि उन्हें विकेट नहीं मिली, लेकिन 4 ओवर में 29 पे खत्म किया। तो ये समझ भी होना और उसमें अपना रोल वो ठीक से निभाना, ये भी एक बड़ी काबिलियत वाली बात होती है, हर कप्तान कर नहीं पाता। और देखिए ये करना बड़ा मुश्किल है। एक तो आपकी स्किल लेवल अगर लिमिटेड होना, जो अक्षर पटेल की, बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते ना, ऐसा तो नहीं कि मुरलीधरन की तरह टर्न होता है या कुलदीप यादव की तरह उनके पास गुगली है, फिंगर स्पिनर है, बहुत ज्यादा टर्न नहीं करते, लेकिन आम बॉल डालते हैं और हल्का सा कभी कभी टर्न कराने की कोशिश करते हैं। वहां पे बतौर कप्तान ना अपने आप को उस तरीके से रखना और गेम चलाना, ये मुश्किल काम है, वो अच्छे से कर रहे हैं। और जिस तरह से लग रहा है कि ना, वो जो किरदार है उनका खुश मिजाज किरदार है, सब लड़के उन्हें पसंद भी करते हैं, हंसते रहते हैं, सामने वाली टीम से भी उनके काफी अच्छे रिश्ते हैं। तो एक अच्छा लीडर बन के उभर आ रहे हैं और अपनी टीम से बेस्ट काम निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक उनमें कामयाबी मिल रही है। और यहाँ तक कि उनकी बैटिंग भी है ना, जब जरूरत पड़ रही, पिछले मैच में भी हमने देखा, तो वो नाबाद आके गेम को खत्म करने की वो समझदारी। और साथ में एक और चीज देखने को मिलती है, याद रखना, जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके सामने गेंदबाजी करता है, और ये पहला बॉल खेल रहे हैं, ये बड़ा शॉट लगाते हैं, जडेजा के सामने किया, इससे पहले एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कर रहे हैं। तो ये नजर रखना कि अगर सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पहली गेंद ये खेल रहे हैं, तो बड़ा शॉट लगाते हैं। तो अक्षर पटेल बापू वेल डन। कुलदीप यादव सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज है डीसी की ये टीम में। देखिए जिस तरह से केकेआर के लिए खेले थे ना, 5 सीजन में 40 विकेट मिली थी उन्हें, ये अभी चौथा सीजन चल रहा है दिल्ली के लिए, 59 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। इस सीजन में ना लगातार विकेट ले रहे, सिर्फ पिछले मैच में विकेट नहीं आई, वहां पे भी गेंदबाजी तो अच्छी की, लेकिन इकोनॉमी 6.5 का है। और ऐसा नहीं है कि आसान वाले फेज में गेंदबाजी करें, मैचअप्स भी जब आता है तो अक्षर पटेल उन्हें ढूंढते हैं और बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आरसीबी के सामने भी मैचअप्स होंगे, मैं ये देखना चाहूंगा देवदत्त पडिक्कल के सामने क्या उन्हें लेके आते हैं, क्योंकि उनकी जो साझेदारी है आरसीबी की, पडिक्कल की और विराट की, वो तोड़ना जरूरी है। तो क्या उनके सामने इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टिम डेविड के लिए एक ओवर रख सकते हैं अक्षर पटेल कुलदीप यादव की, ये देखना होगा। और ये मैचअप हुआ ना, तो उसमें भले ही अगर एकदम सपाट पिच भी रही ना, तो भी अपनी स्किल के जरिए, जो मुझे लगता है इनका जो रेवोल्यूशन है गेम के ऊपर, वो ज्यादा बेहतर है। रनअप उनका सीधा हो गया है, बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, और जिस तरह से अपने करियर के एकदम टॉप पे खेल रहे हैं, और वो परफॉर्मेंस में भी नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी उनका कमाल का है। इनकी गेंदबाजी इस मैच में भी आरसीबी के सामने है। अगर दिल्ली को ये मैच जीतना है, तो वो 4 ओवर विकेट के साथ लेना बड़ा जरूरी है। चलिए डीसी की प्लेइंग 12 पे नजर डाल देते हैं। अभिषेक पोरेल, करुण नायर, अगर फाफ डु प्लेसी अभी भी इंजर्ड है तो फिर यही कॉम्बिनेशन है। अगर वो इंजर्ड नहीं है तो वो आ जाएंगे, डोनोवन फरेरा बाहर चले जाएंगे, जो प्लेइंग 12 का हिस्सा है। फिर केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा और मुकेश कुमार। तो ये तो आपके हो गए प्लेइंग 12। एक ही चीज है ना, डोनोवन फरेरा, फाफ डु प्लेसी, वरना कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैचअप पे आते हैं। मिचेल स्टार्क बनाम दोनों ओपनर आरसीबी के, फिल सॉल्ट और विराट कोहली। आप ये सोचते हैं फिल सॉल्ट के सामने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो 140 के ऊपर डालता है, इन स्विंग डालता है, नंबर्स बड़े अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। फिल सॉल्ट के नंबर अच्छे, अभी तक आउट कर नहीं पाए टी20 में, और साथ ही में विराट कोहली को भी आउट नहीं कर पाए, और स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया है दोनों बल्लेबाजों का मिचेल स्टार्क के सामने। लेकिन क्या आंकड़े बदल सकते हैं? मुझे लगता है शायद बदल सकते हैं। मिचेल स्टार्क का पहला स्पेल थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, दोनों ही ओपनर को संभाल के ये खेलना होगा। दूसरा, अब देवदत्त पडिक्कल के सामने क्या कुलदीप यादव को लेके आ सकते हैं? देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड के सामने, ये दोनों के सामने मैं एक ही कवर देखना चाहूंगा, खास करके स्टंप से गेंद बाहर जाए गुगली वाली टिम डेविड के सामने कुलदीप यादव की, और उसको किस तरह से काउंटर करते, क्योंकि उनका बल्ला खुला रहता है, स्लाइस हो सकती है, गेंद खड़ी हो सकती है। वहीं पे देवदत्त पडिक्कल स्लॉग स्वीप लगाते ना स्पिनर को, वहां पे वो पैड और स्टंप उसको टारगेट कर सकते हैं, फ्लिपर के साथ, गुगली के साथ कुलदीप यादव। अब ये दूसरा हो गया। साथ में केएल राहुल जो इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं दिल्ली कैपिटल्स के, उनके सामने देखिए दोनों जो स्पिनर है, कुणाल है, सुयश है, खामोश रखा है, लेकिन आउट नहीं कर पाए अभी तक। क्या यश दयाल एक अच्छा विकल्प? मेरे जहन में ना एक फीलिंग कहती है कि वो स्लोअर वन, क्योंकि एक पेस पे नहीं डालते, तो केएल राहुल के सामने ना एक पेस पे न डालना अच्छा मैचअप हो सकता है। तो यश दयाल की 1 या 2 ओवर उनके सामने आ सकती है क्या? ये 3 मैचअप में देखना चाहूंगा। मुझे लगता है देखिए बहुत अच्छी टूरिस्ट है आरसीबी, सिर्फ एक ही चीज पे है कि अगर वो पहला जो मैचअप मैंने बोला मिचेल स्टार्क और दोनों ओपनर का,
वो अगर आरसीबी के फेवर में आया तो मुझे लगता है आरसीबी ये गेम में बिल्कुल दबा सकती है डीसी को, और अगर नहीं हुआ तो फिर उल्टा दांव पड़ सकता है और डीसी आगे निकल सकती है। आप लोग क्या लगता है बताइएगा जरूर।